हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। नाउ फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम द डेली हिंदू एनालिसिस ऑफ 29 अगस्त 2022। आज जो है हमें एडिटोरियल और एक्सप्लेनर सीरीज पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बिकॉज देयर वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट इशूज़ रिलेटेड टू इलेक्शन फ्रीबीज as well as Aadhaar and voter ID linkages. What are the issues involved there? And we are also going to look at the Supreme Court judgment, that is K.S. Puttaswamy judgment of 2017, which made the right to privacy as a fundamental right. So we are going to see this Aadhaar voter ID card linkages based on that judgment. Okay, and we are also going to discuss about the data protection bill, because the Union Ministry of Electronics and Information Technology has said it they are going to introduce the bill very soon. अब जैसा कि हम जानते हैं कि recently the government had withdrawn this bill which was being considered by joint parliamentary committee, and so we are going to discuss that what can be there. Okay, so then we are going to focus on Taiwan. तो Taiwan से related हमारे पास foreign affairs पे भी news है और first page पे भी news है. So we are going to see that. फॉरेन पेज पर जो न्यूज़ है, वी आर गोइंग टू सी द टू यूएस नेवल शिप which just crossed Taiwan Strait amid the escalating tension between China and Taiwan. और उसके बाद we are going to see a significant change in the policy of India related to Taiwan. So as you can see over here that India refers to Taiwan Strait as a militarization. तो जैसा कि हम जानते हैं, इस न्यूज़ का बैकग्राउंड ये है कि नैन्सी पेलोसी, हु इज़ द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूएस कांग्रेस, शी रिसेंटली विजिटेड ताइवान, विच वाज फॉलोड बाय विजिट बाय several other यूनाइटेड स्टेट्स politicians, leaders, etc., and we saw increased militarization in Taiwan Strait, where China was carrying out military exercises in the Taiwan Strait, which escalated the tension. Now अर्लियर जो इंडिया का जो पोजीशन था यहाँ पे, इट हैड सेड दैट इंडिया इज़ कंसर्न्ड विद द सिचुएशन इन ताइवान, बट नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया इज़ रेफरिंग टू ताइवान स्ट्रेट एज अ मिलिटराइजेशन. सो इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम हैज़ रेफर्ड दिस वट एवर इज़ हैपनिंग इन ताइवान स्ट्रेट. ताइवान स्ट्रेट जो है, इट इज़ अ स्ट्रेट बिटवीन मेनलैंड चाइना एंड रिपब्लिक ऑफ चाइना, दैट इज़ ताइवान. तो अगर हम देखेंगे कि एक नॉमेनक्लेचर है, दो नॉमेनक्लेचर है चाइना से रिलेटेड. वन इज़ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, and the second is Republic of China. So over here Republic of China का मतलब होता है ताइवान और People's Republic of China का मतलब होता है मेनलैंड चाइना. ओके, जिसको हम कहते हैं PRC. So for the first time India has called this situation as the militarization of Taiwan Strait. Okay, so here the reference was made when इन दी चाइना August 12 चाइनीज़ मिलिट्री ड्रिल्स. तो अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे जब आप आगे जब पढ़ेंगे पेज नंबर 10 पे, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, दैट इज़ व्हेन इंडिया रिकॉग्नाइज्ड वन चाइना पॉलिसी. सो इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज द वन चाइना पॉलिसी इटसेल्फ इन 1949. ओके, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दे रिकॉग्नाइज दिस वन चाइना पॉलिसी इन 1970s, बट इंडिया रिकॉग्नाइज्ड वन चाइना पॉलिसी 1949. बट उसके बाद कुछ साल से इंडिया हैज स्टॉप रेफरिंग टू वन चाइना पॉलिसी इन इट्स ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स. ओके, एंड नाउ दिस मिलिटराइजेशन ऑफ ताइवान स्टेट हैज़ बीन टोल्ड. द नेक्स्ट इज कि आपसे अब वन लाइनर पूछ सकते हैं कि वो ट्विन टावर डिमोलिशन वो कैरिड आउट आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर. सो दिस वाज कैरिड आउट रिसेंटली. Okay, the Supreme Court had ordered the demolition of towers on August 31, 2021, and now it has been demolished. That is Twin Tower in Noida. The next is data protection bill likely in budget session. So budget session मतलब जो फरवरी में होगा, so that will be the budget session. तो यहाँ पे revised data protection bill will be released for consultation with the government, and the government will present this bill in parliament during the budget session. So we already know कि गवर्नमेंट ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 जो है उसको विड्रॉ कर लिया है. नाउ कमिंग टू द एडिटोरियल. सो ओवर हियर वी आर वंस अगेन looking at the case, that is S. Subramaniam Balaji versus Tamil Nadu 2013.
सो व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस केस? द सिग्निफिकेंस है इस केस का कि इन 2013 this case made a distinction between political party and an individual candidate who is fighting an election. So over here there is section 123 of Representation of People's Act 1951. Okay, so यहाँ पे the Supreme Court had said that if any political party is going to announce freebies, okay, that will not be considered as a corrupt practices under section 123 of Representations of People Act 1951. But अगर कोई individual candidate freebies announce करता है then it will be considered as a corrupt practices under section 123. Now इसी judgment को review करने के लिए now Supreme Court has constituted a 3 judge bench, क्योंकि यहाँ पे Supreme Court में जब इस बारे में जब debate चल रहा था, so over here the thing was that it was said from the government side that कि अगर आज का हम political scenario देखते हैं, so there is no distinction between political party and the individual candidate. The individual candidate does the same thing what political parties are doing. Fine. So यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये पूरा जो debate है यहाँ पे, it is about that the Supreme Court wanted that there should be a committee set up by the government, okay, which should include all the political parties rather than a judicially appointed panel. But if you will just see Supreme Court की अगर हम बात करें तो Supreme Court नहीं चाहता कि इस पे कोई जुडिशल ऑर्डर पास किया जाए और जो भी है वो सारे पार्टीज एक साथ बैठ के यहाँ पे डिसाइड करें कि दैट व्हाट दे शुड डू विद फ्रीबीज. फाइन. अब जो ये 2006 का जो जजमेंट है इट इज़ रिलेटेड विद द प्रॉमिस ऑफ DMK. Now friends, so over here the Supreme Court it wanted that the government should examine this issue of freebies by holding a discussion among the political parties, but the government favors a judicially appointed panel. Fine. So most of the parties जो हैं, most of the जो political parties है like state parties, they are opposing this, that they should have their power any factors on their right to appeal to voters through means of their choice if elected or for distributing the freebies. मतलब वो नहीं चाहते कि जो उनका पावर है for announcing the freebies उसको कम किया जाए. फाइन. अभी जो 2013 का जजमेंट था उसमें ये DPSP को अहमियत दिया गया था. लाइक इट रूल डेट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी विच कम्स अंडर पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड विच lays the foundation of welfare state in India. So the judgment said that DPSP allows such schemes and the spending of public funds on them could not be questioned based on appropriation passed by the legislature. उसके बाद अब दूसरे न्यूज़ पे हम आते हैं रिलेटेड टू ट्विटर, दैट इज़ क्लीन एंड क्लियर. तो यहाँ पे द ट्विटर इज सेइंग कि एक ट्विटर के पास्ट ऑफिशियल हैं, ही इज़ नोन एज ही इज़ कॉल्ड एज नाउ विसल ब्लोअर पीटर मत्जाटको. तो उन्होंने कहा है कि इंडियन गवर्नमेंट हैड फोर्स ट्विटर टू हायर द एजेंट हु हैड एक्सेस टू प्लेटफॉर्म्स यूज़र डेटा. ओके, सो यहाँ पे द एलिगेशन हैज़ बीन मेड. सो नाउ दिस एलिगेशन रिक्वायर्स अ response from the government and also from the Twitter because they have significant sway on public opinion. Okay, तो ये जो disclosure था it was made to the US government agencies and congressional committees. जैसे हमारे यहाँ पे parliamentary committees होती हैं या लोकसभा के committees होती हैं, तो वहाँ पे भी committees होती हैं which is called as congressional committees last month. Now ये जो Zatko हैं, he was a cyber security expert who was appointed by Jack Dorsey in November 2020 to strengthen the security and privacy of Twitter, but he was removed by Parag Agarwal earlier this year. Okay, the next is Japan's continuing struggle with gender parity. तो ये देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एडिटोरियल है. नॉर्मली हमें क्या लगता है कि कोई भी इंडेक्स आएगा तो उसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो रैंकिंग होगी वो कम होगी, बट एक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है. ओके, देयर इज़ वन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स. अब इस इंडेक्स में जो 2022 का इंडेक्स है विच वाज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसमें जापान की भी रैंकिंग बहुत अच्छी नहीं है. अगर इंडिया की रैंकिंग देखें तो 135 है, बट जापान की भी रैंकिंग जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में सबसे लो है, दैट इज़ 116 आउट ऑफ 146 कंट्री. इंडिया की रैंकिंग है 135.
Now World Economic Forum annually it publishes this index based on 4 indicators, that is political empowerment, economic empowerment, health outcomes and educational outcomes. Okay, तो यहाँ पे अगर हम जापान का अगर केस देखें तो इट इज़ 116 आउट ऑफ 146 कंट्री, और अगर हम G7 के ग्रुप भी में बात करें तो इन G7 कंट्रीज इट हैज़ स्कोर्ड लोवेस्ट, क्योंकि G7 में मैक्सिमम कंट्रीज दे आर स्कोरिंग बिटवीन 10 and 27, इटली एट 63 एंड जापान एट 116. उसके बाद अगर हम देखेंगे दैट यहाँ पे एक पहला जो स्टेटमेंट है दैट जापान हैज़ रिकॉर्डेड द लोवेस्ट टोटल बर्थ इन 2021 एट जस्ट 8,10,000. ओके, यहाँ पे बात ये हो रही है कि डेवलपमेंट से जेंडर नॉर्म्स किसी भी कंट्री का चेंज हो जाएगा ये गारंटीड नहीं है, बिकॉज द बेस्ट एग्जांपल इज़ जापान. सोशियो इकोनॉमिक कॉजेज़ का चेंज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, खासकर जो सोशल मूड्स होते हैं. फाइन, जैसे कि जो जेंडर नॉर्म्स होते हैं, हाउ द जेंडर नॉर्म्स आर डिसाइडेड. जेंडर नॉर्म्स का मतलब कि मर्द को क्या करना चाहिए, औरत को क्या करना चाहिए, वो जो सोसाइटी डिसाइड करती है उसको हम कहते हैं जेंडर नॉर्म्स. तो ये जेंडर नॉर्म्स ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट होगा तो जेंडर नॉर्म्स चेंज हो जाएगा. इफ़ यू टेक द केस ऑफ जापान, सो ओवर हियर द जेंडर नॉर्म्स हैव नॉट चेंज्ड. वुमेन आर स्टिल थॉट टू दैट, वुमेन के बारे में जो साइकी है वहाँ पे कि दैट दे शुड रिमेन इन होम एंड मैन शुड वर्क. अलॉन्ग विद दैट इफ़ यू विल जस्ट सी कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि ओवरऑल जो वुमेन है उनका एक सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन भी होता है इन वेरियस अपॉइंटमेंट्स और इन एजुकेशन एक्सेट्रा. फाइन, सो व्हाट हैपेंस ओवर हियर इज दैट वुमेन दे टेंड टू डू पार्ट टाइम जॉब्स, ओके, बिकॉज दे आर एसेंशियली टेकन एज अ प्राइमरी केयर गिवर्स टू द फैमिली. ओके, उसके बाद वो मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकती. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द कंसर्न्स इन जापान ऑल्सो. तो अगर हम देखेंगे कि जो ये इनइक्वालिटी है, बिकॉज देयर इज़ इनइक्वालिटी इन वेज गैप, ओके, इनइक्वालिटी इन इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग एक्सेट्रा. तो इससे क्या होता है कि अच्छा, सेकंड चीज़ क्या है, जेंडर नॉर्म्स. कि वुमेन को शादी करने के बाद ये उनको जो एक नाम है वुमेन का, वंस वाइफ इज़ कॉल्ड एज कनई. कनई का मतलब क्या होता है, दैट वन हु शुड लिव इनसाइड द हाउस. अच्छा, फिर जापान का एक कल्चर है कि वो कल्चर क्या है कि जो ऑफिस वर्कर होते हैं जापान में वो काफ़ी ज़्यादा काम करके जब घर पे आते हैं, सो दे वुड लाइक टू जॉइन द लेट इवनिंग नोमिकाई और कन्वर्सेशन ओवर ड्रिंक्स, ओके, विच आर द एक्सपेक्टेड नॉर्म्स इन जापानीज वर्क लाइफ. तो इट मेक्स वुमेन यूजली हु आर द प्राइमरी केयर गिवर्स टू हैव स्ट्रॉन्ग कैरियर्स एज नियरली इम्पॉसिबल. तो उसकी वजह से क्या होता है कि इनका जो करियर में जो प्रोग्रेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैम्पर होता है. तो इसका एक सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है. तो वुमेन क्या सोचते हैं कि मैरिज इज़ लाइक अ बर्डन. ओके, फाइन, सो दिस रिजल्ट्स इन वेरी शार्प डिक्लाइन इन मैरिज रेट, और मैरिज रेट नहीं होगा तो फर्टिलिटी भी नहीं होगी. फिर उससे क्या होता है कि अगर अर्निंग नहीं बढ़ रही है तो कंजम्पशन भी नहीं बढ़ेगा. तो इसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट है इकोनॉमी में वो भी बहुत ज़्यादा होता है. फाइन, उसके बाद द थर्ड इज दैट लो बर्थ रेट इम्प्लाइज स्टेडी डिक्लाइन इन फ्यूचर वर्कफोर्स एंड राइजिंग पेंशन बर्डन. फाइन, इस मैटर को सॉल्व करने के लिए जापानीज प्राइम मिनिस्टर हु वाज असैसिनेटेड रिसेंटली, शिंजो एबे, ही केम आउट विद वुमेनोनॉमिक्स एज वन ऑफ हिज की पॉलिसी मेजर्स, जिसमें था कि दैट इट एम्ड एट बूस्टिंग फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन, इंक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ वुमेन इन लीडरशिप पोजिशन टू 30%, बट दिस गोल्स वर नॉट अचीव. ओके, नाउ वी आर इन 2022. तो अगर हम देखेंगे कि क्या ये चेंज हुआ है 2022 में, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि जापान की जो लैंड मिनिस्ट्री है उसने हायर किया ऑल मेल लेक्चरर स्टाफ टू डिलीवर अ कोर्स ऑन कम्युनिटी डेवलपमेंट टू पब्लिक सर्वेंट्स. लेटर ऑन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग पब्लिक बैकलैश इट एडेड 15 मोर वुमेन. द नेक्स्ट इज NDTV द हॉस्टाइल टेक ओवर. तो हम ये बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं. So this article is very necessary to understand that what has exactly happened in this NDTV case. ठीक है ना. तो NDTV के दो प्रमोटर्स हैं, प्रणोय रॉय एंड राधिका रॉय. इनकी एक कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है इनकी, दैट इज़ कॉल्ड एज RRPL. अब RRPL से के साथ और VPCL के साथ एक डील हुआ, विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड. तो हम दो कंपनी यहाँ पे लेते हैं फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग.
RRPR होल्डिंग्स, ठीक है, और VCPL। तो अब RRPR को लोन चाहिए था, ठीक है ना, तो वो VCPL कंपनी से लोन लेती है, ठीक है, और VCPL को लोन के बजाय कन्वर्टिबल वारंट देती है। कन्वर्टिबल वारंट, अब समझिए कन्वर्टिबल वारंट क्या होता है। कन्वर्टिबल वारंट का मतलब होता है कि VCPL जब भी चाहे इस कन्वर्टिबल वारंट को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकती है। तो इक्विटी मतलब शेयर, उसमें जैसे ही शेयर में कन्वर्ट होगी तो VCPL को होल्डिंग राइट्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? होल्डिंग राइट्स। कौन सी कंपनी में? RRPR में, ठीक है। अब RRPR की जो होल्डिंग है NDTV में वो कुछ है 29%, ठीक है, दैट इज़ अराउंड 29%। तो अब देखिए VCPL को क्या है कि VCPL ने लोन दिया है, वो जब चाहे इस कन्वर्टिबल वारंट को कन्वर्ट कर देगा इक्विटी में। जैसे उसने इक्विटी में कन्वर्ट किया, इट विल हैव नियरली 99.99% स्टेक इन RRPR। जैसे ही इस कंपनी की 99.99% स्टेक होगी RRPR में, इट विल गेट 29% होल्डिंग इन NDTV। अब 29% होल्डिंग किसी भी इन्वेस्टर को अगर मिलेगा, सो दैट इज कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट राइट। फाइन, सो इफ यू विल जस्ट सी दैट that is called as that 29% stake, it can enable any investors then that they can block a certain category of shareholder resolutions, specially called as special resolutions। कभी कभी क्या होता है कि कंपनी में स्पेशल रेजोल्यूशंस पास किए जाते हैं फॉर सम डिसीजंस विच रिक्वायर 75% ऑफ शेयर होल्डर टू पास। तो अगर 29% किसी एक शेयर होल्डर के पास है, दैट इज मोर देन 25%, देन दैट शेयर होल्डर गेट्स द राइट टू ब्लॉक एनी स्पेशल रेजोल्यूशन। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी वांट टू बाई बैक एनी ऑफ इट्स शेयर्स, लोन्स और इन्वेस्टमेंट टू बी मेड बाई कंपनी और अपॉइंटमेंट ऑफ सर्टन डायरेक्टर्स, ओके, सो इट रिक्वायर्स मिनिमम 75%। अब जिसके पास पहले से 29% है वो इसको ब्लॉक कर सकता है, ठीक है, दैट इज़ द थिंग ओवर हियर। नाउ अब हम आते हैं VCPL की स्टोरी पे। VCPL जो थी पहले वो रिलायंस कंपनी इसको होल्ड करती थी, ठीक। अब धीरे धीरे क्या हुआ, रिलायंस कंपनी से होल्ड करते करते ये अडानी के पास पहुंच गया, ठीक है। अब अडानी कंपनी इसको होल्ड करती है। सो नाउ वंस अडानी हैज़ बॉट दिस VCPL, सो इट हैज़ रिक्वेस्टेड RRPR टू convert all its convertible warrant into shares within 48 hours, okay, but now what promoters are so saying that they have been barred by SEBI to participate in such markets until November 2022। but now what experts are saying कि SEBI का ये जो ऑर्डर पास हुआ था उससे पहले ही ये डील हो चुका था, ठीक है। सो दे शुड कन्वर्ट दिस। अगर ये कन्वर्ट कर देंगे तो क्या होगा कि एक तो VCPL को 29% होल्डिंग मिल जाएगी। अबाउट आफ्टर दैट इट विल ऑल्सो हैव स्टेक ऑन 26%, इट कैन ऑल्सो एक्वायर 26% मोर, सो दैट मीन्स दैट मोर देन 50%। द नेक्स्ट इज पिन कोड एट 50 ईयर्स। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास पिन कोड्स होते हैं, ठीक है, 6 डिजिट के पिन कोड्स होते हैं। तो इंडिया पोस्ट ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया 6 डिजिट पोस्टल इंडेक्स ऑन August 15, 1972। फाइन, सो यहाँ पे इफ यू विल जस्ट सी दैट द आइडिया वाज टू गिव यूनिक आइडेंटिटी टू ऑल फिजिकल एड्रेस, ठीक है। तो इससे मतलब क्या होता है कि एवरी एड्रेस विल हैव सर्टन नंबर, सो दैट एड्रेस कैन बी लोकेटेड वेरी इजीली। ऐसा सिस्टम इंडिया में जो है पहले कंट्रीज़ में भी आ चुके थे, लाइक जर्मनी इंट्रोड्यूस सच सिस्टम इन 1944, सिंगापुर इन 1950, अर्जेंटीना इन 1958, USA in 1963, स्विट्ज़रलैंड इन 1964, इंडिया इन 1972 and UK in 1974. Fine. Now what is the advantage over here? The PIN code, it helps in taking a piece of mail to addresses post office. फाइन, उसके बाद क्या होता है कि जो पोस्ट ऑफिस में उसको मैन्युअली डिवाइड किया जाता है डिफरेंट बीट्स में, एंड वेयर पोस्टमैन डिलीवर द मेल टू द रिक्वायर्ड एड्रेस। फाइन, अब यहाँ पे क्या है कि क्या हम बीट कोड को 6 डिजिट पिन कोड के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं ताकि हम लोगों को ये पता चल जाए कि एग्जैक्टली किस बीट में ये जाना है। फाइन, सो इट विल नॉट ओनली हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द एड्रेसेस पोस्ट ऑफिस बट ऑल्सो द कंसर्न बीट। The next is the divergence between crude and pump prices. So we already know the
crude oil prices in international market has come down by $20 per barrel, but still जो पेट्रोल पंप पे जो prices है it has never come down. Why? Because to allow the oil marketing companies to compensate the losses which they have made in the past. Now let's come to very important topic, the concerns around Aadhaar voter ID linkage. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक रेगुलर एक्सरसाइज कंडक्ट करती है टू अपडेट द इलेक्टोरल रोल्स वोटर बेस. तो इसका जो ये मोटिव होता है ये होता है टू वीड आउट द डिप्लीकेशन ऑफ वोटर्स, सच एज किसी के पास 2 वोटर आईडी कार्ड है, ठीक है, वो यहाँ से भी वोट कर रहा है वहाँ से भी वोट कर रहा है, तो इट वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ लाइक 1 person 1 vote विच इज़ कार्डिनल फॉर डेमोक्रेसी. तो यहाँ पे क्या होता है कि एक दिसंबर 2021 में लॉ पास किया गया, दैट इज़ कॉल्ड एज इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2021. इट अमेंडेड द सेक्शन 23(4) ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950. ओके, तो अब यहाँ पे क्या है कि फॉर द पर्पस ऑफ एस्टेब्लिशिंग द आइडेंटिटी ऑफ एनी पर्सन और फॉर द पर्पस ऑफ ऑथेंटिफिकेशन ऑफ एंट्रीज इन इलेक्टोरल रोल ऑफ मोर देन 1 constituency or once in the same constituency, citizens they should give Aadhaar numbers. Fine. उसके बाद क्या हुआ कि ये अमेंडमेंट था. Now it was notified by government, that is called as registration of electoral rules 1960. उसमें एक रूल 26B ऐड किया गया जहाँ पे ये कहा गया कि हर पर्सन का नाम जिस पर्सन का नाम इलेक्टोरल रोल में है दे शुड इंटीमेट देयर आधार नंबर टू द रजिस्ट्रेशन ऑफिसर. फाइन, में इंटीमेट, ठीक है ना. तो यहाँ पे आधार नंबर प्रोवाइड करना डिस्क्रिशनरी है. बट जब हम फॉर्म 6B देखते हैं अंडर द न्यू रूल 26B, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो फॉर्म 6B इट प्रोवाइड्स वोटर टू आइदर सबमिट देयर आधार नंबर और एनी अदर लिस्टेड डॉक्यूमेंट. फाइन, बट यहाँ पे एक कैच है. वो कैच क्या है कि अदर लिस्टेड डॉक्यूमेंट्स तभी दिया जा सकता है अगर आधार नंबर नहीं है तो. सो इट मीन्स हियर आधार इज़ नॉट ऑप्शनल. फाइन, तो वाई आधार इज़ सो मच प्रेफर्ड फॉर ऑथेंटिकेशन. तो पहला तो हम देखेंगे कि 99.7% ऑफ इंडियन एडल्ट पॉपुलेशन दे हैव आधार नंबर. द सेकेंड इज आधार इट अलाउज फॉर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन. फाइन, बट यहाँ पे एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, दैट इज KS पुट्टास्वामी जजमेंट. सो यह वी से इस जजमेंट में कोर्ट ने कहा था दैट मैंडेटरी लिंकिंग ऑफ आधार विद बैंक अकाउंट वाज नॉट ओनली फॉर न्यू बैंक अकाउंट्स. यहाँ पे मतलब एक बात चल रही थी कि आधार बैंक अकाउंट शुड बी लिंक्ड विद आधार. सो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जस्ट डिप्राइविंग अ पर्सन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी फॉर नॉन लिंकेज विद आधार इज वायलेटिंग द टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लेड डाउन इन KS पुट्टास्वामी केस. ठीक है, सो नेसेसरी एंड प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है कि जितने की ज़रूरत है उतना ही डेटा सिटीजन से डिमांड करना. तो जैसे यहाँ पे क्या है कि हमें वोटर आईडी कार्ड से डुप्लीकेशन हटाना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है. बट इफ़ वी आर लाइक टेकिंग द आधार नंबर, ओके, तो यहाँ पे दिक्कत ये होता है कि लाइक यू आर कलेक्टिंग द बायोमेट्रिक डेटा, देन दैट डेटा कैन बी यूज्ड फॉर डेमोग्राफिक प्रोफाइलिंग ऑफ सिटीजन्स. ओके, सो विच गोज अगेंस्ट द राइट टू प्राइवेसी. द नेक्स्ट इज Modi urges people to join fight against malnutrition. So September is in India is always celebrated as Poshan Ma. ठीक है ना. So over here we are talking about malnutrition. So the Prime Minister he has highlighted Poshan Abhiyan. ठीक है, which is where technology is being used for better implementation of Poshan Abhiyan. Next he is talking about project Sampurna program in Assam. ये बहुत ही interesting project है. इसमें क्या होता है कि mother of a healthy child meets with mother of a malnourished child every week at आंगनवाड़ी सेंटर. देन यहाँ पे ये बात है कि यूनाइटेड नेशन इज गोइंग टू एक्सेप्ट इंडियाज प्रपोजल टू ऑब्जर्व ईयर 2023 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट अगेन कमिंग टू चाइना ताइवान इशू. तो US की 2 नेवी वॉरशिप्स हैं विच हैव सेल्ड थ्रू इंटरनेशनल वाटर्स इन ताइवान स्ट्रेट. So these are USS Chancellorsville and USS Antietam. So they were carrying out ongoing operations, and these operations takes 8 to 12 years to complete and closely monitored. It was closely monitored by China's military.
अब देखिए चाइना यूएस जो है वो ऐसे ये सब चीज़ें करता रहता है। क्यों करता रहता है? सो सी यूएस का एक वो है कमिटमेंट है, दैट इज़ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, फाइन। सो अंडर दैट दे कैरी आउट सच नेवल ऑपरेशन। तो जो ताइवान स्ट्रेट है, इट हैज़ बीन द फ्रीक्वेंट सोर्स ऑफ मिलिट्री टेंशन सिंस द डिफीटेड रिपब्लिक ऑफ चाइना फ्लेड टू ताइवान इन 1949 after losing a civil war with the communists who established People's Republic of China, which I discussed in the first page. Now, what is the reason for recent hostility? So it was Nancy Pelosi's visit to Taiwan and later by a group of 5 other US lawmakers. So China sees it as a violation of One China policy by the United States. Okay, so that is why China was carrying out naval exercise. Now next from sports we have one-liner news, that is who has won the Belgian Grand Prix recently. So Max Verstappen, who is who's from the Red Bull team, he has won the Belgian Grand Prix on Sunday. So this is one-liner but very important news. Sometimes it comes in ALET and other law entrance exam. So that's all for today, friends. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.